5 says इधर है भाई, तो देखो अच्छा 5 क्या है, देखो 5 के अंदर ना वो आ रहा है, परसेंटेज आ रही है 15% ऑफ टोटल, सो यू डोंट नीड टू डू दिस। हम आज परसेंटेजेस नहीं कर रहे, लेकिन हम कल अगली सैटरडे क्लास में परसेंटेज करेंगे, उसके बाद हम ये कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर सकते ये, ठीक है। मुझसे आपने पूछा हुआ था ये, दैट्स फॉर यू। 5 वी कैन नॉट डू राइट नाउ, आफ्टर 5 वी हैव 23 आई गेस, दैट्स 23। 23 पे आ जाओ भाई। ओके 23 ये रहा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इब्राहिम ने पूछा है 23। हाँ भाई, हेलो इब्राहिम, कैन यू प्लीज ओपन योर माइक एज वेल। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैथी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज केली। मतलब प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे भी के लगाएंगे और इधर भी के लगाएंगे तो मसला आ जाएगा, सही है। सो द थिंग है, अब हम ऐसे कर सकते हैं, हम कैथी को एक्स अज्यूम कर लें और कैली को वाई अज्यूम कर लें, ठीक है। द ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज क्योंकि दोनों केसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सेम तो नहीं रख सकते ना दोनों में। तो व्हाट यू डू इज, आप कहोगे कि एक्स इज, यानी इसकी जगह इक्वल्स टू आ गया, तो ये ट्वाइस as old as Kelly, which is Y। अब वो कह रहे हैं हु का मतलब सामने तुम लोगों को समझाया होगा, हु मींस हु डिनोट्स द प्रीसीडिंग टर्म। ये हो गया कि कैली जो है इज, यानी Y इक्वल्स टू, इसकी जगह इक्वल्स टू आ गया, 5 years यंगर देन जोशुआ। तो वैसे तो यूं लिखा जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो व्हाट विल राइट इज Y इज इक्वल्स टू J माइनस 5, क्योंकि माइनस हो रहा है। कह रहे हैं 4 years ago, यानी 4 साल पहले की बात हो रही है, कैथी वॉज, सो व्हाट, ये तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैथी एक्स है हमारे पास, सो एक्स माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है, तो कैथी वॉज की जगह आ जाएगा इक्वल्स टू। अभी हमने यहाँ क्या बताया है, कैथी 4 साल पहले वॉज, वॉज की जगह इक्वल्स टू, थ्राइस एज ओल्ड एज कैली, सो दिस वुड बी 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 एज वेल। अब पूछें जोशुआ की क्या एज है, तो जोशुआ की एज लाने के लिए आपको y चाहिए यहाँ पे। अब वो कैसे आ सकता है आसानी से, व्हाट यू डू इज कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल्स टू 2y है, सॉल्व में ना आप पिंक से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। x इक्वल्स टू 2y इधर डाल दो, ये जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 3y माइनस 12। तो ये 12 में जाके यहाँ 8 बना देगा और यहाँ पे y बन जाएगा 8 इक्वल्स टू y। तो y की जगह 8 आ गया, तो यहाँ पे डाल दो 8 इक्वल्स टू j माइनस 5 एंड j इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। ओके इब्राहिम, आपको समझ आ गया? जी सर, वो मैंने इक्वेशंस बना ली थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उनको यूज करूं। हाँ वो ठीक है, तुम अब के और के शायद यूज कर रहे हो, लेकिन चलो खैर, अब समझ आ गया तो गुड है। आफ्टर 23 we have what 28। हाँ तो 28 पे आ जाओ। 28 ये रहा। असगर इज 7 years younger than जुनैद, सही है भाई। तो असगर एज की जगह आ जाएगा a equals to 7 years younger than जुनैद, so this would be of course j minus 7, not 7 minus j। in 10 years, यानी आगे 10 साल की बात हो रही है, जुनैद विल बी, यानी j plus 10, यानी जुनैद और विल बी की जगह आ गया इक्वल्स टू, ठीक है। तो उससे पहले ये j plus 10 यहाँ है, विल बी की जगह इक्वल्स टू आ गया, twice as old as असगर, so 2 into a plus 10 as well। ओके, अब यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। जुनेद पूछ रहे हैं तो a की जगह j माइनस 7 हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो j प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू j माइनस 7 प्लस 10। हो गया था, हो गया था, चलो गुड। ओके, तो आफ्टर 28 हमारे पास क्या है, 32 नहीं 31 है, देन वी हैव 32, then we have 33, then we have 34, then we have 35, then we have 36। oh my god, ये सारे, और हमारे पास 30 भी है, 30 से लेकर 36 सारे कराने हैं मुझे। ओके, देख लेते हैं क्या हो रहा है उनमें। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो वाले हैं। ओके, वेट वेट वेट, ये मैं अभी हमने नीचे हुआ, अच्छा एक सेकेंड। ओके,
यार मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, लेट्स डू देम। लेकिन ये थोड़े से जो है ना अब आना कम हो गया है, लेकिन ये तब भी पता होना जरूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ना याद रखना कि दो इक्वेशंस बन रही होती हैं। द टू इक्वेशंस व्हिच वी हैव टू फॉर्म आर, एक होती है हमारे पास क्वांटिटी की इक्वेशन और एक हमारे पास होती है अमाउंट की इक्वेशन, ठीक है। एक क्वांटिटी की इक्वेशन बनानी थी और एक अमाउंट की इक्वेशन बनाती है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 वो कह रहे हैं कि फराज परचेज आर पेन्स, ठीक है, फॉर 330 रुपीज पर बॉक्स, सही है। और फिर वो कह रहे हैं एंड ब्रांड एस पेन्स फॉर 200 रुपीज पर बॉक्स। if Faraz purchased a total of 12 boxes for 3,700, how many boxes of brand S did he purchase? देखो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये भी बोल रहे हैं 12 बॉक्सेस भी ले रहा है वो, ठीक है। और फिर साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि वो 3,700 रुपीज खर्च भी कर रहा है, यानी क्वांटिटी भी बता रहे हैं और अमाउंट भी बता रहे हैं, सही है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसके 330 रुपीज जो आर की अमाउंट है, तो 330 रुपीज एक बॉक्स मिलेगा आर का, ठीक है। सो लेट्स क्वांटिटी को हम आर एज्यूम कर लेते हैं, तो 330 आर उसने कितने पैसे लगाए ब्रांड आर खरीदने पे, प्लस करेंगे किससे, ब्रांड एस के पेन होते 200 रुपीज पर बॉक्स, तो 200 एक बॉक्स के, और लेट्स से कि उसने एस बॉक्स लिए एस पेन के, ठीक है। तो दिस डिनोट्स द क्वांटिटी फॉर एस, दिस डिनोट्स द क्वांटिटी फॉर आर, और ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 3,700, ये टोटल अमाउंट हो गए, सही है। क्या कह रहे हैं कि R इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर ब्रांड R, S इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर ब्रांड S, इसकी टोटल अमाउंट 3,700 है। ये हो गई हमारी अमाउंट की इक्वेशन। फिर हमें क्वांटिटी की इक्वेशन बनानी है। क्वांटिटी की इक्वेशन कैसे आएगी, दे शो कि भाई हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं टोटल, सो एक हमारे पास बॉक्स R है, R की क्वांटिटी है, और फिर S की क्वांटिटी है, उनकी टोटल कितना है S है हमारे पास, सही है। एज सिंपल एज दैट। ये इस इक्वेशन बनाने में किसी को मसला है? 30 किसने पूछा हुआ था? 30 वाज आस्क्ड बाय रामीन। रामीन, तुम्हें एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? नो सर। ऑलराइट, अब देखो अब हमारे पास इजी वे क्या है, वो कह रहे हैं कि 12 बॉक्सेस उसने यहाँ खरीदे हैं, सही है। और अब उसको हमें बताने कि भाई हाउ मेनी बॉक्सेस ब्रांड एस डिड दे परचेज, यानी एस की वैल्यू चाहिए। हम लोग या तो एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर देंगे या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे। मैंने तुम लोगों को बोला कि एलिमिनेशन ज्यादातर यूज करना, तो हम एलिमिनेशन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे एस चाहिए तो मुझे आर हटाना होगा। द इजी वे इज कि मैं इसको क्या करूँ, इस पूरे को 330 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 330 आर, सही है, माइ प्लस 330 एस इक्वल्स टू, अब 330 इंटू 12 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिसन, 330 मल्टीप्लाइड बाय 12 हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग 330 इंटू क्या करेंगे 10 प्लस 2 कर दो। देखो इसी 12 को मैंने दो में ब्रेक कर दिया है, दिस इज मेंटल मैथ्स। इसी 12 को मैंने दो में ब्रेक यानी 10 प्लस 2 कर दिया। अब 330 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 3300, एंड 330 इंटू 2 क्या हो जाएगा 660, ठीक है। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3960 इन टोटल, इक्वल्स टू क्या हो गया 3960, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जो जहां भी मुश्किल नंबर आ रहा था उसको यू जस्ट ब्रेक इट इनटू टू। सो लेट्स जस्ट से कि इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 19 को लेट्स से आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक तरीका मेरे पास ये है करने को कि मैं बोलूँ 19 इंटू 20 प्लस 1, 19 इंटू 2 होता है 380, ठीक है, 9 इज 38, 0 आ गया प्लस 19, ये हो जाएगा 399, इजी है ना। एक सेकेंड, क्या 399 सिंपल, सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं बोलूँ इसको 20 माइनस 1 इंटू 21, लेकिन ज़ाहिर है माइनस में थोड़ा सा करना तो वो भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 21, ये भी 399 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू मेक इट इजी, एनी मल्टीप्लिकेशन, ओके। नीचे आ गया हमारे पास 330 आर प्लस 200 एस इक्वल्स टू 3700,
हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। क्या करेंगे हम, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड वी वुड बी, ये कट जाएगा। यहाँ पे 330 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 130s इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 260। यहाँ पे s इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी s के उसने 2 बॉक्सेस खरीदे हैं बस। रामीन क्लियर है? व्हेनेवर यू कंफ्यूज जस्ट सी के तुम्हारे को 2 इक्वेशंस जो बनानी है, उनमें से एक क्वांटिटी की बननी है और एक वैल्यू की बननी है, और हम बना देंगे। लेट्स डू। इसके बाद 31 पूछा हुआ था तुम लोगों ने, तो 31 कर लेते हैं। सर मुझे बताएं कि 200s है, अगर जैसे एक अमाउंट की है 330R प्लस 200 है, दोबारा बोलो वली, दोबारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हम 200 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे R प्लस S इक्वल टू 12 को, हमने 200 से मल्टीप्लाई की। बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें होता है क्या, उसमें बस, और बिल्कुल सही है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें होता है ये कि तुम्हारे पास R S कट जाता, ठीक है। अगर तुम S को ओके करते, S को इक्वेट करते हो, S रिमूव हो जाता, R रिमेनिंग था। तो जब R आ जाता, उस इसी इक्वेशन में दोबारा डालते तो S आ जाता। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता बस वहां पे, और वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इतना तो टाइम होता है। ओके ओके, आफ्टर 30 we have 31। लेकिन वली सब्स्टिट्यूशन मत करना, सब्स्टिट्यूशन तुम्हें मारेगा, ठीक है, मुश्किल करेगा चीजें, सो डोंट डू दैट। ओके, लेट्स गो टू 31। All right, class. Zubair Consulting charges ₹1000, अच्छा रुपीज है, ठीक है, per man hour for the first 50 man hours। या मतलब के first 50 hours के लिए उनको अगर एक वो पैसे लेंगे 1000 रुपए, कहेंगे भाई 1000 रुपए दो और 50 घंटे का काम हम तुम लोगों के लिए कर देंगे, ठीक है। जुबैर जो कंसल्ट करेगा फर्स्ट 50 आवर्स की कंसल्टिंग वो 1000 रुपीज में देगा, और फिर वो कहेगा कि भाई ₹800 पर मैन आवर फॉर ईच एडिशनल आवर। याद है हमने पहले जो लास्ट क्लास में केस किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था एडिशनल में, कि जब वो गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं तो पहले घंटे के वो अलग चार्ज है, हर अगले घंटे का अलग है। इस तरीके से यहाँ पे पहले 50 आवर्स का अलग चार्ज है, फिर हर अगले आवर का अलग चार्ज है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आफ्टर 50 जो है, आफ्टर 50 आवर्स वो कितना चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा ₹800 पर आवर, ठीक है। If Aslam's fees for using Zubair consulting services was rupees this, यानी कि टोटल फीस कितनी है भाई, ₹119,600। Approximately how many man hours were charged? So who has asked this question? 31 is Ramin. Ramin, मुझे बताओ कि हमारी इक्वेशन बेटा कैसे बनेगी यहाँ पर, एनी आइडिया? इसको अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको इक्वेट करना है रामीन, 119,600 कैसे बनाए, तो वो कैसे बनाए? ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट 50 आवर्स को और आफ्टर 50 आवर्स। तो आवर्स तो ऐड नहीं हो रहे ना। व्हाट इज दिस रामीन? दिस इज द अमाउंट दैट यू, सो लेट्स जस्ट से रामीन यू आर पेइंग जुबैर कंसल्टिंग फॉर देयर कंसल्टिंग सर्विसेज। तो तुमने उनको अगर इतने पैसे पे किए हैं, तो उनको तुमने क्या किया होगा, फर्स्ट 50 आवर्स के लिए तुमने क्या दिए, 1000 रुपीज दिए, है ना। तो तुम यहाँ आवर्स ही लिखोगे, यू विल इक्वेट देम विद द अमाउंट ओनली, 100 1000 प्लस। अब हर तो 50 आवर्स के बाद रेट क्या हो गया, 800, ठीक है। अब yes, जब 800 मल्टीप्लाइड बाय, 800 किससे मल्टीप्लाई होगा रामी? व्हाट इज दिस? 800 multiplied by 50। नो नॉट 50, फर्स्ट 58। अच्छा लेट्स जस्ट से रामी, अगर मैं 800 मल्टीप्लाई बाय 50 करता, इसका मतलब क्या बनता है ये बताओ, 800 into 50 का। कि 50 आवर्स हैं। हाँ, और हर घंटे का तुमने 800 दिया है ना। लेकिन इज दैट द केस ओवर हियर? नहीं, यहाँ पे क्या केस है मुझे बताओ, उर्दू में बताओ, यहाँ केस क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस 800 की? इट्स जस्ट लाइक दैट पार्किंग क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किया था। डू यू रिमेंबर दैट पार्किंग क्वेश्चन जो 1 घंटे के बाद के चार्जेस थे? यस। उसमें क्या हुआ था कि 10 घंटे टोटल पार्क किया था, उसमें से
1 घंटा जो था उसके चार्ज अलग थे और बाकी 9 घंटे के अलग थे। सो वी डोंट, Yes. हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ टोटल आवर्स चाहिए विच वी डोंट नो, सो लेट्स जस्ट से दैट बाय h। लेकिन ये कितनों पे लग रहा है, ये 800 रुपए कितने आवर्स पे लग रहा है, हाउ मच डू आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर? 50. यस, दैट्स इट। So what sense is it making? It's making कि आपने इतने पैसे दिए, किस वजह से दिए? पहले 50 घंटों के 1000 रुपए भी दिए आपने, और हर उस घंटे के बाद जो भी आपने यूज किया जो एक्चुअली में फाइंड आउट करना है उसके आपने 800 रुपए भी दिए। डू यू गेट इट? हाँ, तो अब Yes, इसको yes. बस सॉल्व कर लेना। खुद सॉल्व कैसे होगा? दिस वुड बी 118,600 इक्वल्स टू 800h माइनस 50। ठीक है, ये 00 एंड 00 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। मोस्ट होना तो चाहिए 8 1 8 38 रह जाएगा, 8 4 32, 66 रह जाएगा। नहीं, एक सेकंड होगा, ना हो जाएगा ये। 4 से करें क्या? 4 से भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मसला ये आएगा कि ये अगर मैं इसको 2 4 कर दूं, 2 5 10 और 18 रह गया, 9 18, 593/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 593/4 प्लस 50 आवर्स। जो भी इसका आंसर बनेगा वो तो इट्स पॉसिबल कि ये इन लोगों ने 1 0 एक्स्ट्रा दिया हो या कुछ ऐसा सीन हो रहा हो जिसकी वैल्यू गलत हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये, और जो भी इसका आंसर रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर बना हुआ है इसका। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर। ओके रामी, लेट्स मूव अहेड। 31 के बाद वी हैव 32। 32 says a price of a certain factory of cherry। या छोड़ दो, 32 इज ये जो क्वेश्चन नहीं गलत है, इसके अंदर कुछ मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो लीव दैट, 32 छोड़ दो। 33 33 पे आ जाओ क्लास। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 33 that there are 60 tents for 200 people। सही है, so you have 200 people and you have tents equals to 60। each tent can hold either 2 or 4 people। सही है, find the number of tents that can hold 2 people given that all tents are used। now देखो हमारे पास ना टेंट्स कितने तरीके के हैं। एक तरीके का टेंट वो है जो 2 लोगों को होल्ड करेगा, एक तरीका टेंट वो है जो 4 लोगों को होल्ड करेगा। सही है, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो 200 है ना, दिस इज आवर अमाउंट। ओके क्लास, दिस इज आवर अमाउंट एंड व्हाट इज दिस, ये टेंट्स जो हो रहे हैं ना, ये 2 people और दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज इन क्वांटिटी। तो लेट्स जस्ट से कि जो टेंट 2 बंदों को होल्ड करेगा मैं उसको x से डोनेट कर रहा हूँ, और जो टेंट 4 बंदों को होल्ड करेगा उसको मैं y से डोनेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, जो टेंट्स की क्वांटिटी है ना वो 60 हो गई है। ठीक है, और अमाउंट क्या है, मेरे पास 200 लोग मुझे केटर करने हैं। वो कैसे होंगे, जो x टेंट है उसमें 2 लोग जा रहे हैं तो 2x हो गया, और जो y टेंट है उसमें 4 लोग जा रहे हैं तो 4y हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 200। इसको मैं अगर रिड्यूस कर लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 100। एक ये इक्वेशन बन गई क्लास, एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। सही है, सिंपल, कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गया? तो एक अमाउंट की इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारे पास अमाउंट की बन गई कि भाई हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे वो 200 है, तो x जो टेंट वाले, जो x नंबर ऑफ टेंट्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी सजेस्ट व्हाट कि भाई आपके पास सिंपल ये है कि आपके पास 60 टोटल टेंट्स हैं, x और y में डिवाइडेड है। x वो है जिसमें 2 बंदे रह रहे हैं और y वो है जिसमें 4 बंदे रह रहे हैं। सही है, और जब आप बंदे से मल्टीप्लाई करो तो आपको अमाउंट आ जाएगी। ओके, क्लियर है गाइस? ठीक है, किसने पूछा था 33? मुसब्बिया, मुसब्बिया समझ आ गया? 34 पे आ जाओ।
34 रामीन ने सर पूछा। ये 31 वाला है, 31 वाला है, उसके अंदर 98.4 कर आंसर आ रहा है कुछ एच जो है आवर्स का, मतलब जो 800 को आंसर ऑप्शन में नहीं है ना वलीद वो, तो वो उसमें हो सकता है इसमें कोई ना कोई एक नंबर जो है ना मिसिंग हो, खराब हो, दैट कैन बी द केस। ठीक है, ओके। ऑलराइट। A taxi charges rupees A taxi charges rupees 6 for the first kilometer and rupees 2 per kilometer for every subsequent kilometer। सही है, तो ये क्या मतलब है, ये फर्स्ट किलोमीटर के अंदर 6 रुपीज चार्ज होंगे। रामी ये तो कर लो भाई, अब तो मैं इतने क्वेश्चन ऐसे करा चूंगा, अब ये तो हो जाना चाहिए। और एवरी सब्सिक्वेंट यानी कि एवरी अदर किलोमीटर को कितने हो जाएंगे भाई, वो ₹2 हो जाएंगे। फराज है 44 इन हिज पॉकेट, तो कह रहा है भाई 44 तो मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूँ। रामीन क्या इक्वेशन बनेगी? हेलो सर टैक्सी चार्जेस 6 है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, हाँ, और फिर पूछ रहे हैं ना कि 44 रुपीज में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकेगा। हम लोग प्लस करेंगे 6, आगे बिल्कुल और उसको लास्ट क्वेश्चन के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है रामीन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चंस। एक बात बताओ, हमने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था? ये वाला व्हाट वी डिड ओवर हियर, ये क्या था? ये हाउ डिड वी मेक दिस इक्वेशन? हमने बोला कि भाई टोटल अमाउंट ये रही, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो आई वुड से क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका? बन सकता है कि भाई टोटल अमाउंट जो है दैट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट किलोमीटर प्लस क्या होगा, अदर अमाउंट, हाँ, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इनटू टोटल किलोमीटर्स -1 या माइनस द, तो इतना मुश्किल फॉर्मूला बन जाएगा। उसके लिए मैंने सिंपल तुम्हें बस ये बताया हुआ है, एक सेकंड हो, एक सेकंड। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये तुम्हारी टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। ये कि तुम्हारी क्या, ये फर्स्ट किलोमीटर की अमाउंट है, ये तुम्हारी वो वेरिएबल अमाउंट है जो हर पहले किलोमीटर के बाद आ रही है। या यहाँ पे क्या था, पहले किलोमीटर नहीं था तुम्हारा, 50 किलोमीटर थे पहले, फिर हमने जो टोटल आवर्स थे उसको माइनस क्या कर दिया, वो उस आवर्स से जो हमने आवर्स यूज किए हैं, यानी यहाँ पे जो हमने यूज किए थे, बस यही किया था ना। ये समझ आया था तुम्हें? यस तो ये क्वेश्चन फिर मेरा एग्जैक्ट, 5.5 किलोमीटर। अबे भाई तू आ गया, अभी तू आ गया, तू यहाँ पे आ जा वली। ओके लिसन, तो यहाँ पे क्या करेंगे रामी, यहाँ पे क्या आपके पास 44 किलोमीटर रुपीज आप खर्च कर रहे हो टोटल। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप 6 रुपए दे रहे हो, और हर अगले किलोमीटर के लिए आप 2 रुपए दे रहे हो, लेकिन दो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? टोटल किलोमीटर, यानी यू डोंट नो दैट, एक्स कर दो, उसको टी कर दो, जो दिल चाहे, -1, यानी फर्स्ट किलोमीटर के 6 चले गए थे ना, हर अगले के 2 पे जा रहे हैं। ये क्यों समझ नहीं आ रहा? सर ये -1 क्यों किया है, x -1? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, a taxi charges ₹6 for the first kilometer and 2 rupees per kilometer for every subsequent kilometer। तो ये सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है? हर अगले किलोमीटर के लिए वो 2 रुपए चार्ज करे, पहले किलोमीटर के दोबारा तो नहीं चार्ज करेगा ना पैसे, 6 रुपीज चार्ज करेगा बस। तो वो 2 रुपए किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? टोटल किलोमीटर्स विच वी डोंट नो एंड वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, विच इज x, और -1। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में था कि इसकी जो अमाउंट थी ना वो 50 घंटों के लिए यूज हो रही थी, तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें एंड में यहाँ पे किया था x या जो भी था -50 कर दिया था। ये क्यों? क्योंकि उसमें पहली वाली चीज में 50 आवर्स यूज हो चुके थे। ये समझ क्यों नहीं आ रहा है मुझे, और मैं और किस तरीके से समझाऊं, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। मैं व्हाई आर यू नॉट गेटिंग दिस, व्हाट्स द, वेयर आर यू कंफ्यूज्ड इन इट? ठीक है
हाँ नहीं ठीक है, हो गया। होया नहीं है ना, तुम्हें समझ नहीं आ हाँ रही? देखिए, फिर आई होप आ गया हो। सर मुझे याद आ गया। 38 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 19 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। सही है। वलीद बेटा तुम कुछ कह रहे थे बीच में, सॉरी उस वक्त मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था। वलीद नहीं सर, वो जो 98 पॉइंट ऐसी कुछ आ रहा था, वो गलत है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। तो हाँ वो गलत है, रिवीजन करो। वो उसके अंदर कोई ना कोई नंबर वो गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो समझा दिया उसमें। ठीक है वलीद, तुम्हें ये वाली चीजें समझ आ गई, ये वाले क्वेश्चन ये जो भी किया मैंने 34 वाला? ये वाला तो आ गया। उजैर व्हाट अबाउट यू? जी सर मुझे आ गया समझ। ओके, और इब्राहिम एंड मुसब्बिया तुम लोगों को ये चीज क्लियर है 34 वाले जहाँ पे माइनस करना होता है? जी सर क्लियर है। ओके रामीन तुम बेटा प्लीज दोबारा ट्राई करना घर से, तुम्हारे होमवर्क दोबारा दूंगा भी मैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट पनिशिंग यू, आई जस्ट वांट कि तुम्हारे क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके कम टू 35। A certain store sold pens for rupees 18 each and pencils for rupees 21 each. अगेन यहाँ पे P और P हो रहा है, तो हम लोग पेन्स को X अज्यूम कर लेते हैं और पेंसिल्स को Y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, if a customer purchased both pens and pencils from the store for a total of rupees 270, ठीक है, अब what total number of pens and pencils did the customer purchase? Okay, so now they're not telling us the total amount, they're not telling us the single amount as well. सही है, what they're telling us is कि वो कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है ना वो 270 है। तो अगर मैं अमाउंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो कैसे बनेगी कि 18 रुपीज का एक पेन है और मैंने उसके x क्वांटिटी लेट से कि x है उसकी, ठीक है, सो 18x, और ये 21 का जो पेन है उसकी क्वांटिटी y हम ले लेते हैं, और ये टोटल अमाउंट बन गई 270। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, इफ वी रिड्यूस दिस बाय व्हाट 3 से डिवाइड कर दें पूरे को। ठीक है, 1/3 से डिवाइड कर दें अपनी तरफ से। ठीक है, एक सेकेंड, 1/3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरे को तो क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस वुड बी 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 90। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेज कि टोटल क्वांटिटी नहीं बताई हुई, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या हो सकती है हमें खुद देखनी पड़ेगी। अगर हम क्वांटिटी इक्वेशन बनाएं, ठीक है, तो क्वांटिटी इक्वेशन कैसे बनेगी? इट वुड बी x, यहाँ नहीं बना रहा मैं, एक सेकंड रुको, सेट कर दो। लेट्स जैसे कि मैं क्वांटिटी इक्वेशन यहाँ बना रहा हूँ, ओके, वो यहाँ पे कुछ वर्किंग करनी है मुझे। लेट्स से तो हो जाएगी x प्लस वाई, दैट्स समथिंग वी डोंट नो अबाउट। ओके, हमें नहीं पता कि वो क्या क्वांटिटी बन रही है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है 13, 14 एंड 15। तो क्वेश्चन कह रहा है कि या तो x प्लस वाई 13 होगा, या x प्लस वाई जो है आपके पास वो 14 होगा, या आपके पास 15 होगा। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन ना इस पॉइंट पे आके ना बेहतर ही होता है, मेरी एडवाइस ये कि उस क्वेश्चन को छोड़ दें आप। तुम लोग अभी मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, अभी हम लोग मैथ्स के पेपर की सॉल्विंग की तरफ नहीं गए, लेकिन उसकी भी अपनी एक साइंस है। देखो जो भी मैथ्स का पेपर आता है ना, आईबी का पेपर बहुत आसान होता है। देखो अभी जितनी हम चीजें पढ़ रहे हैं इतना कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, दीज आर बेसिक मैथ्स। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बायनोमियल या ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीजें मसला सिर्फ ये है कि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा पेपर के दौरान। प्लीज वो गौर से सुनना कि पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 आप आते हैं, ठीक है, तो 45 क्वेश्चन आएंगे तुम लोग के। उन 45 में से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर मैं भी बैठूंगा ना करने तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो जाएगी करने में, यानी कि उन क्वेश्चंस को करने में एटलीस्ट मुझे 5 मिनट मेरे जाया हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये पहला वो ऐसा क्वेश्चन है जो आया है अभी, ठीक है, या जैसे पहले मस्ट बी ट्रू के जो क्वेश्चन आए थे, अगर मस्ट बी ट्रू के इस तरीके का आते हैं तो देखो, अगर हो सकता है नहीं होता तो छोड़ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऐसी चीज है जो ट्रिकी है बहुत ज्यादा, आपको नहीं पता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। सो अब होता है क्या है, इस चीज को समझो। लेट्स से कि पहला पेज तुम लोगों ने खोला और पहले पेज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, 2 भी इजी था, 3 तुम लोगों को डिफिकल्ट हो गया। और लेट्स से क्वेश्चन 1 और 2 तुम लोगों ने ना 1-1.5-2 मिनट में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अब अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया है तो तुम लेट्स से कि तुमने स्किप कर दिया, जब तुम स्किप कर दोगे तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 5 करो,
लेट्स से कि 6 फिर मुश्किल आ गया, फिर छोड़ दो, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि एक बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया, वो क्वेश्चन जो उससे नहीं हो रहा उसको वो छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि इंटर और A-लेवल की आदत क्या है कि हर क्वेश्चन करके आना है। आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। IB में क्या चाहिए, IB में आपको बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं, अगर आपने वो कर दिए तो आगे बढ़ जाओगे, सही है। तो क्या है, अगर वो आपने क्वेश्चन उस पर टाइम, लेट्स से आपने 5 मिनट जाया कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आया था वो भी आपसे नहीं, उस पर भी आपने 5 मिनट जाया कर दिए, और पिछले क्वेश्चन भी आपके टोटल 5 मिनट तो आपके लगे ही होंगे सॉल्व करने में, तो छठे क्वेश्चन पे आके तुम्हारे 15 मिनट जाया हो चुके होंगे। और दूसरा बच्चा जिसने ये 2 क्वेश्चंस लीव बिहाइंड कर दिए जस्ट बिकॉज ही न्यू एट दैट टाइम कि इसको नहीं करना, ये दीज आर ट्रैप क्वेश्चंस, ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसने सिर्फ 5 मिनट में वो छठे सवाल पे आ गया, ठीक है, और 15 मिनट में वो कहाँ पहुंच चुका होगा, 15 मिनट में आप कहाँ पहुंचेगा, सही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, so it's better to leave them and move to the next question। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ बच्चे करते हैं, या पेपर खोलते हैं और सिर्फ क्वेश्चन अपने मार्क वाले कर लेते हैं जो उनको आते हैं, ठीक है, तो और फिर उसके बाद वही सॉल्व करते हैं। तो तुम लोग के ऊपर है तुम लोग को कौन सा मेथड फॉलो करना है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन रीड करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता बस मेक श्योर कि तुम उसको लीव करो और आगे चले जाओ। 50 क्वेश्चन है, कट ऑफ सिर्फ 25 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। टोटल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैथ्स और इंग्लिश कंबाइंड भी कर लो, तो अगर मैथ्स में तुम 30 सवाल भी निकाल लेते हो ना, तुम्हारा टोटल कट ऑफ कोई मसला नहीं होता, क्लियर हो जाएगा 30 सवाल में आउट ऑफ 45। सो यू नीड टू मेक, और मतलब मैं तब भी कह रहा हूँ कि 5 ऐसे क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो, सो यू हैव टू सेव टाइम। ये उन जैसा क्वेश्चन है। अब ये करेंगे कैसे, ये देख लो। When you don't have the total number, हाँ बोलो। पेपर में सॉल्व करने के लिए जगह होती है, पेपर में सॉल्व करने के लिए जगह मिलती है, मतलब कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉपी मिलती है जिसमें, अगर वो एक्स्ट्रा कॉपी देंगे तो तुम्हें पेपर में सॉल्व नहीं करने देंगे, ठीक है, और अगर वो एक्स्ट्रा कॉपी तुम्हें नहीं देते तो तुम्हें पेपर में सॉल्व करने देंगे, सही है, सिंपल। तो जब पेपर में सॉल्व करने देते हैं ना तो जगह कम होती है, छोटी छोटी रह जाती है, लेकिन आमतौर से एक्स्ट्रा कॉपीज IBM में मिलती हैं, आज तक तो मिलती नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड ओवर हियर। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यार x + y = 13 है, x + y = 14 है, 15 है, क्या है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं और फिर इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल के सॉल्व करूं, फिर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, फिर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, फिर सॉल्व करूं, तो ये मुश्किल है। मैं दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, दूसरा तरीका ये है कि मुझे पता है कि पेन्स मैं क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ, डेसिमल में तो मैं सेल नहीं कर सकता ना, पेन 2.5 पेन में नहीं सेल कर सकता, 2 ही होगा या 3 होगा पेन जो सेल होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम बोलेंगे यार अगर y की जो बड़ा नंबर है ना उससे हमेशा शुरू करना, अगर y की क्वांटिटी 1 होगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x + 7 × 1 = 90, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6x = 83। और फिर क्या इस x = 83/6 पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा, x की क्वांटिटी में डेसिमल में नहीं भेज सकता, दिस मींस कि y में मेरे पास 1 नहीं हो सकता। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इतनी लंबी वर्किंग नहीं करूंगा, ठीक है, आई वुड जस्ट से इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, ओके, ताकि तुम लोग भी डायरेक्ट सीख लो। तो ये था y, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल, 1 यहाँ नहीं हो सकता। अब मैं y की जगह 2 रख रहा हूँ, अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो 14 बन जाएगा, वहां जाके क्या बनेगा, मैं साइड में वर्किंग भी कर लेता हूँ तुम लोगों ने, 6x + 7 × 2 = 90, तो ये 14 बन जाएगा, 14 वहां जाके क्या बनेगा 76, ये तब भी नहीं काटेगा, इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर 3 पे लगाऊंगा, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा 21, 21 वहां जाके क्या बनाएगा 20, देखो कर लो 6x + 7 × 3 = 90, 21 वहां जाके बना लेगा आपका 9 कर लो 30, 69, तो 6x = 69, नॉट पॉसिबल, सही है। फिर मैं 4 पे आ जाऊंगा 28, तो 6x + 28 = 90, 6x = 62, ये भी नहीं हो सकता। फिर 5 पे आ जाओ, 7 × 5 = 35, अब देखो 35 वहां जाके 5 का देगा एंड में, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 65 बन जाएगा ना, 55 बन जाएगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाएगा 6 से। फिर 7 6 कर लो 42 बनता है, 42 वहां जाके क्या बनेगा 48, ये हो सकता है, क्यों, ये देखो 6x + 7 × 6 = 90, 7 6 क्या होता है 42, वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 48,
एंड x इक्वल्स टू 8 आंसर आ गया हमारा। यानी कि अगर y 6 होगा तो x 8 हो जाएगा और ये आपको आंसर दे देगा। सही है, लेकिन कैन नॉट स्टॉप हियर, हमें आगे तक चलता है। मतलब ये एक हमारे पास जब आंसर आ गया ना 8 और 6 का, तो ये दिस इज वन ऑफ दोस कि हम कर सकते हैं ये आंसर हमारे पास, यानी कि 14 हमारा आंसर मिल गया। सही है, फिर हम लोग 7 पे आ जाओ। तो ये कब तक करना होगा, ये हमें तब तक करना पड़ेगा। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस इज कि हमें वहां तक करना पड़ेगा जहां तक कि हम नेगेटिव पे नहीं चले जाते, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यहाँ जाके ना क्या होगा 7 नहीं 7 13 पे बदल जाएगा। यहाँ पे आगे ना देखो 13 पे क्या बन रहा है, 13 पे हो रहा है 6x प्लस 7 इंटू 13 इक्वल्स टू 90। ये बन रहा है 6x इक्वल्स टू 90 माइनस 91 और यहाँ बन रहा है 6x इक्वल्स टू -1। जहाँ पे माइनस हो रहा है ना उसका मतलब ये कि आप आगे जिस सारे नंबर्स माइनस में आएंगे तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद दैट। तो ये उन क्वेश्चन में से था कि मैं बस ये बता दिया कि यहाँ जरूरत पड़े तो इस तरीके से आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन सॉल्व मत करना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम लोग अपना टाइम ज़ाया कर दोगे, 5 मिनट कहीं के नहीं गए, ठीक है। सो इफ यू फील लाइक यार इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम जा रहा है, मैं तुम लोग को ट्रेन करूंगा कि तुम लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ना सीखो। अगर इन क्वेश्चन को करने पे जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, so this what was 35. You need to learn to leave these kind of shitty questions. Okay, आ जाओ, बस मैं यही तो छोड़ा हूँ। तो ये हमारा आंसर है, सिर्फ यही आंसर हमारा, ठीक है। 35 के बाद 36 लास्ट था, तुम लोगों ने पूछा वही था। 36 पे आ जाओ। That is a rent of a taxi after 10 p.m. is fixed $3 with an additional $0.3 for every half of a mile. क्या मतलब है इसका, कह रहे हैं कि भाई आफ्टर 10 PM की बात हो रही है, जो फिक्स्ड है ना वो है आपके पास $3, यानी कि आप 1 किलोमीटर, आप जो है ना 1 मीटर भी चलोगे ना तो आपको $3 देना पड़ेगा। आप ना भी चलो, आपने गाड़ी बुक कर ली तो आपको $3 देना है, वो फिक्स्ड है, उसका कोई चाहिए नहीं है कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, यू हैव टू पे दैट, दैट्स फिक्स्ड। कह रहे हैं एडिशनल 0.3 फॉर एवरी हाफ ऑफ अ माइल। तो एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है $0.3 फॉर हाफ माइल। हाफ माइल का मतलब क्या है, आधे किलोमीटर के लिए, अगर हम किलोमीटर रिज्यूम कर लें, आधे किलोमीटर के लिए $0.3 देने हैं। So if I ask उजैर पूरे किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे, तो बता कितने हो जाएंगे। हाँ भाई उजैर। सर पूरे किलोमीटर के लिए 0.6 हो जाएंगे, आधे के लिए अगर 0.3। आधे के लिए 0.3 है तो पूरे के लिए कितने हो गए जी 0.6 फॉर एवरी माइल। ये भी सही है, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स। कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज b माइल्स, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा भाई हमारे पास, टोटल कितना बन जाएगा, पहले के $3 तो देने प्लस 0.6 ऑफ b, ये हमारा आंसर। यहाँ कोई -1 नहीं हो रहा रामीन, ठीक है, मुसबिया उजैर वाली, यहाँ -1 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि एडिशनल मतलब पहले किलोमीटर के बाद कितने देर होंगे या पहले 50 किलोमीटर के बाद चेंज हो रहे हैं, नो, वो कह रहा है फिक्स्ड है 0.3, वो देने ही देने हर हाल में, सवारी करो या ना करो, और जितने माइल चलोगे उसके 0.6 दोगे, ठीक है। जिस वजह से ये हमारा आंसर है। ओके रामीन, डिफरेंस समझ आया इन दोनों क्वेश्चंस के टाइप में। यस सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग 3 + 0.3 b माइनस हाफ नहीं लिख सकते? नहीं, b माइनस हाफ नहीं होगा, b माइनस हाफ नहीं हो सकता। वो ये होगा कि वो पता है कि वो ये होगा कि टोटल क्या हो जाएगा, टोटल होगा 3, ठीक है, प्लस फिर होगा कि आप कह रहे हो कि 0.3 फॉर एवरी हाफ ऑफ अ माइल, ठीक है। तो हर, और वो कह रहे हैं b माइल्स, तो b माइल्स में कितने आधे माइल्स होंगे ये बताओ, डबल हो जाएंगे ना। अगर b माइल्स कितने, b माइल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग चार्ज क्या ले रहे हैं, हम आधे माइल का चार्ज ले रहे हैं। तो अगर मैं b माइल, यानी मैं बोलूं कि अगर मैं 10 माइल्स चलता हूँ रामी, उसमें मेरे पास हाफ माइल्स कितने हो गए, आई एम एक्चुअली वॉकिंग 20 हाफ माइल्स,
ये समझ आया? यू Yes. गेट दिस? अगर मैं 10 माइल्स चल रहा हूँ तो मेरे आधे माइल्स कितने हो गए? 20 हाफ माइल्स हो गए ना, यानी 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होता, तो अगर मैं 0.3 पर हाफ माइल ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स ऑफ द हाफ माइल भी लेता, या 2 टाइम्स ऑफ द माइल लेता, यानी वो b माइल्स है तो वो एक्चुअली यही बन जाता, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने तुम लोगों को ये कराया है। पर तुम b माइल्स वन नहीं करोगी, वो तुम तब करती रामीन कि 3 प्लस 0.3 इंटू बी माइनस 7। ये जो होता, ये कब होता? ये तब होता जब क्वेश्चन कहता है कि भाई $3 आर फॉर द फर्स्ट माइल, अगर क्वेश्चन कहता, और फिर क्वेश्चन कहता है 0.3 आर फॉर द ईच एडिशनल माइल। तो कहते हैं भाई पहले माइल हमने चल लिया 3, पहले माइल चला तो 3 देने पड़ेंगे, और हर अगले माइल के लिए ये देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे एडिशनल माइल, वो कह रहे हैं एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। एडिशनल पैसे 0.3 है फॉर एवरी माइल दैट यू रन। आई होप तुम्हें समझ आ गया यार। Okay, great. Let's move on to the next chapter, class. Next chapter that we have to do is word problems. Okay. सर मेरा क्वेश्चन नंबर 56 और 60। Sorry यार, मैंने देखा नहीं, मैं समझा यही खत्म हो रहा है, मैं करा देता हूँ। 56 and 67, 64 and oh my God, अभी भी क्वेश्चंस रहते हैं। So 64 है ना? किसका है ये 64? तो मुसब्बिया का। Okay, 64 and 69. Musabbia, what's the problem over here? ये पहले नहीं होना था, अब हो गया। 64 के बाद हमारा क्या था? 64 के बाद 69 हो गया, मुसब्बिया रहता है। सर ये लैगिंग। देखो मुसब्बिया, आई एम लैगिंग। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? वलीद, हाँ वलीद, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक सेकंड, मुसब्बिया कैन यू हियर मी? आई डोंट नो वेयर मुसब्बिया इज, मुझे लगता है कनेक्ट खराब हो गया है। 67 and 56, 67 पहले कराया था वलीद तुम्हारा। 67, हाँ वलीद, क्या इसमें इशू है 67 में? ये तो वही नहीं कॉपी हो गया। जी क्वेश्चन कह रहा है मदर्स एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर 2 डॉटर्स। ठीक है, तो वलीद हम 2 डॉटर्स को तुम्हें पता है ना कैसे लेते हैं, कि डी लेंगे हम, इक्वल टू कर देंगे d1 प्लस d2, कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, मदर्स एज यानी m, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर 2 डॉटर्स यानी 4d, बट 30 years hence हर एज विल बी की जगह आएगा तो इक्वल्स टू, उससे पहले क्या कह रहे हैं, m प्लस 30 यानी 30 साल बाद की कहानी बता रहे हैं, इक्वल हो जाएगी टू द सम ऑफ हर डॉटर्स एजेस। तो देखो उसकी डॉटर की एज थी d, लेकिन 30 साल बाद ये भी प्लस 30 हो जाएगी और ये भी प्लस 30 हो जाएगी, तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, d प्लस 30 मतलब 60 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। अब हम मदर की एज निकाल लेंगे यहाँ से, सही है? ये हो जाएगा m इक्वल्स टू d प्लस 30, तुम एज तो तुम खुद निकाल लोगे, मसला नहीं होगा, ठीक है वलीद? ओके ओके। बट ये 4d प्लस 60 क्यों नहीं किया हमने? अच्छा अच्छा, सही सही, 4 टाइम्स नहीं है ना, वो तो अलग कहानी है। ओके, फुल स्टॉप के बाद द स्टोरी चेंजेस। ऑलराइट, 67 के बाद तुमने आखिरी पूछा हुआ था 56।
56 में क्या है वलीद? there are 3 numbers in continued proportion. वैसे प्रोपोर्शन अभी मैं करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये अभी इसी के बाद 2 मिनट। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? Right, the question says there are 3 numbers in continued proportion. The middle one is 9 and the sum of the others is 30. The numbers are what? Okay, so you can say कि सब में middle में 9 है और सब का sum 30 तो आ रहा है। अब वो कह रहे हैं continued proportion की बात है, इसका proportion is just another word of ratio, ठीक है? तो इन सब का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि हम बोलेंगे भाई 9/6, ठीक है, और 24/9 का रेशियो सेम है या नहीं है। तो हमें पता है कि यार इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे भाई 9/18 एंड 12/9 करें, यानी कि देखो इसके साथ और इसके साथ रेशियो देख रहा हूँ मैं बस। फिर 9/3 एंड 27/9, ठीक है, और उसके बाद 9/14 एंड 16/9। तो मैंने सबसे आसान जो है ना इसका देखना है, यानी 3 1 3 3 9 1 एंड 9 3 दोनों का रेशियो 3 3 आ रहा है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। बाकी कहीं भी तुम देख लेना तुम्हें प्रोपोर्शन सेम नहीं यानी रेशियो सेम नहीं मिलेगा। ये बस क्वेश्चन था, ठीक है? अब मैं अगला टॉपिक वैसे ही हाँ बोलो सर, इसको तो फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, मतलब सब को रख के कि कौन सा मतलब इक्वल आ रहा है, जैसे 3 3 दा 9 हो गया, 9 3 दा 27 हो गया। हाँ ये कर सकते हो तुम बोल, लेकिन तुम यहाँ क्या करोगे? तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मसला आ जाएगा ना, इधर कैसे लेकर आओगे तुम? सही। हाँ, तो यहाँ तुम्हें मसला आ जाएगा। तो वो हो सकता है कि फ्रैक्शंस में यहाँ तो 3 आ रहा है, लेट्स से कि वो जो नंबर्स आते हैं वो 3/5 और 3/5 के रेशियो आ जाता, फिर तुम वो तो नहीं निकाल सकते थे। तो उसके निकालने के लिए तुम्हें डिवाइड करना जरूरी होगा। ओके, ठीक है? ऑलराइट, सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सो मैं सारी वो चीजें करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज याद रखना है कि टोटल फ्रैक्शन जो होती है ना किसी भी चीज की, दैट इज ऑलवेज 1। सही है? बल्कि ये तो मैं फ्रैक्शन में कराऊंगा, वेट। हाँ चल ठीक है, टोटल फ्रैक्शन होते हैं ना किसी भी चीज की, वो ऑलवेज 1 होती है। यानी कि मैं बोलूँ कि मेरी एग्जाम पास कर या मैं क्या बोलूँ कि मेरी एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी अगर है मेरा, अगर मैं पास करूंगा वो मेरी है लेट्स से 2/3, तो मेरी फेल करने के क्या चांसेस हैं? तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 - 2/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये मेरी फेल करने का चांस है। तो ये पास हो गया, ये फेल करने का चांस हो गया। लेकिन वो कैसे होता है, 1 से माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन आ जाती है। अभी तो बस ये याद रखना, ठीक है? दूसरी चीज ये है, रेशियोज में ही ये यूज हो गया आगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा और से समझ लेना, ठीक है? क्योंकि आगे फिर इन्वर्स भी कराएंगे। तो लेट्स से क्लास के अगर मेरे पास आई हैव आवर्स एंड आई हैव सैलरी, ठीक है? ये इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उस पर, ठीक है? So let's say class if I have a question that says if I pay ₹200 for every 3 hours of labor, ठीक है, how much will I pay for let's say 15 hours of the labor? ठीक है भाई, लेबर की स्पेलिंग ओ से होती है, तो ठीक है भाई। अगर मुझे क्वेश्चन मेरे पास आ गया तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये देखना होता है हमें अपने प्रोपोर्शन के जहाँ पे क्वेश्चन होते हैं ना, हमें देखना होता है कि क्या क्या चीजें गिवन है। एक है हमारे पास आवर्स गिवन है,
और एक हमारे पास अमाउंट गिवन है। आवर्स कितने हैं वो कह रहे हैं, अगर मैं 3 आवर्स काम करूंगा तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं 15 घंटे काम करूंगा तो मैं एक्स दूंगा। ये तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है। ग्रीन से मैं वो बता रहा हूँ जो हमें करना है। हम ये देखेंगे कि अगर मैं एक क्वांटिटी ये वाली बढ़ाऊंगा, इफ आई इंक्रीज दिस क्वांटिटी, सो विल दिस इंक्रीज और डिक्रीज, या ये बढ़ेगा या कम होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 घंटे पे 200 रुपए दे रहा हूँ, तो जब मैं घंटे बढ़ा दूंगा, देखो दिस इज रिगार्डलेस ऑफ दिस, यहाँ क्या गिवन, यहाँ बढ़ा के गिवन है या कम करके गिवन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी तरफ से एक स्टोरी देख रहा हूँ कि अगर मैं आवर्स बढ़ा दूंगा तो मुझे पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। जब एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, या इस चीज को कम करने से, यानी कि अगर मैं डिक्रीज करूंगा यानी मैं कम काम कराऊंगा, तो जाहिर है मैं पैसे भी कम दूंगा और ये भी चीज डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 15 इंटू 200। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा हमारे पास, 1000 रुपए। Whenever one quantity is increasing and the other quantity is increasing, we will do cross multiplication. So direct proportion का दूसरा नाम होता है cross multiplication भी। सही है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरी चीज पे, वो है इनवर्स प्रोपोर्शन कब होता है, इसी का ऑपोजिट है। आईबीए के एग्जाम में ज्यादातर इनवर्स प्रोपोर्शन पूछा जाता है, क्योंकि तुम लोग बचपन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही करते आए हो, तो और तुम लोग हर चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जहां पे फंस जाओ ना, चांसेस है कि इनवर्स प्रोपोर्शन ही होगा वो। ओके, आ जाओ भाई, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओ भाई ये क्या हो गया। So the question says if the labor can complete if 3 people can build a home, okay, let's say if 4 people can build a room in 5 days, how many days will it take for 8 people for let's say in 50 days, how many days will it take for 8 people to finish the job? Okay, सही है भाई। राइट, अब हमें ये क्वेश्चन अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोगों को 2 हेडिंग्स बनानी होंगी। विल सी कि भाई कौन कौन सी चीजें गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें पीपल गिवन है और हमें डेज गिवन है क्लास, ठीक है। इंफॉर्मेशन पुट इन कर रहे हैं, 4 पीपल हैं, 50 डेज लेंगे, एक कमरा को बनाने, मजदूर हैं तो एक कमरा बना रहे हैं। अगर मैं पीपल डबल कर दूंगा तो कितने दिन लेंगे। सही है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 8 लोग हैं तो मेरे पास x हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा कि भाई सिंपल है कि हम लोग करेंगे क्या, कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई अगर पीपल बढ़ रहा है, सही है, अगर एक सेकंड, हाँ, अगर हमारे पास पीपल बढ़ रहे हैं, सही है, तो अगर पीपल आर इंक्रीजिंग तो डेज को क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने एक कमरा बनाने के लिए 4 बंदे एम्प्लॉय किए, ठीक है। अब वो जब मैंने 4 बंदे एम्प्लॉय किए उसे एक कमरा बनाने के लिए, तो जब मैं बंदे बढ़ा दूंगा तो वो तो जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बंदे बढ़ाऊं और मेरे पास दिन भी बढ़ जाए कमरा बनाने के, सही है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर उसी काम के लिए मैं बंदे बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास दिन कम होते जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बंदे कम कर दूंगा, लेट जैसे कि मैंने पीपल डिक्रीज कर दिए, तो ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा दिन इस्तेमाल करने पड़ेंगे बनाने के लिए, ठीक है। सो वो कैसे होगा हमारे पास, जब ऐसा कोई केस हो जाता है जहाँ पे एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज को कम करने से दूसरी चीज ज्यादा हो जाए, यानी ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 50 इक्वल्स टू 8x, ठीक है। ये कैंसिलिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो हम इससे कर लेते हैं ब्लैक से, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 25 जा, यानी x इक्वल्स टू 25 आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, और यहाँ पे क्या, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट बना देता हूँ, तो तुम लोगों को करना होगा।
वो नोट क्या है? इफ यार इसके ये क्यों कम हो जाता है? इफ both elements are moving, are either decreasing or increasing. ठीक है, we cross multiply. क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं कंपनी वाले? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, ये हो गया. और मैं यहाँ पे क्या होगा? इधर बहुत इधर क्या है? both नहीं, if one element decreases and the other element decreases, if one element increases and the other element decreases, we multiply in front of each. मतलब we don't हम क्या बोलें? We inverse multiply. We use inverse multiplication. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है बॉयज, अब ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं आपको. ओके, सही है भाई. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. सही है, क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे पास मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को. एक सेकेंड, ये देखो मैंने तुम लोगों को बुक भेजी है ना, बुक ओपन कर लो. उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसमें रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस आएगा एक हमारा. तो आई थिंक ये पेज नंबर होगा कुछ नीचे की तरफ. मैं आता हूँ. So ये रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. दिस ऑन पेज नंबर, पता नहीं क्या पेज नंबर, ये पेज नंबर 1 दिखा रहा है मुझे. तुम लोग का पेज नंबर क्या बन रहा है? हाँ 24. तो पेज नंबर 24 पे क्लास. ठीक है, पेज नंबर 24 पे आ जाओ. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, मैं तुम्हें बताता हूँ. ये रहा. So guys do question number 16. ठीक है, अब मैं ही करा देता हूँ 16 ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए. टाइम कम है तो मैं ही करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 16. This is not one, this is question number 16. Okay. Right. 10 engineers can complete a road in 30 days. सही है, तो आपके पास engineers आ गए और आपके पास days आ गए. दूसरे कर लेते हैं. So you have engineers and you have days. सही है, engineers आपके पास 10 है और days आपके पास कितने हो गए? 30. If they want to finish the road 5 days earlier. सही है, यानी कि 5 days earlier का मतलब क्या है? 30 दिन में खत्म नहीं करना, 25 दिन में खत्म करना है. How many more men will be required? तो यानी कि हमें इंजीनियर्स पता करने हैं कितने. अब देखो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं. 10 इंजीनियर्स 30 डेज में खत्म करेंगे. इफ दे वांट टू फिनिश द रोड 5 डेज अर्लियर, यानी 25 दिन में उनको खत्म करना है, तो फिर वो कितने इंजीनियर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे. ओके, अब वो क्या होगा आपके पास? अभी देखो, अगर मैं इंजीनियर्स बढ़ा दूंगा तो दिन मेरे पास कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे काम करने के. और अगर मैं इंजीनियर्स कम कर दूंगा तो जाहिर है यहाँ पे मुझे डेज बढ़ाने पड़ जाएंगे. दैट्स वाई जब अलग अलग मूवमेंट हो रही होती है तो हम लोग इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं आमने सामने. एंड दिस वुड बी व्हाट 30 into 10 equals to 25x. उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जाएगा 5 6 5 5 5 1 5 2 एंड x equals to 12 हो जाएगा. ठीक है, x equals to जब 12 हो गया, ये लेकिन आंसर नहीं है. क्यों? तो क्वेश्चन कह रहा था हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड. अभी तो हम 10 के साथ काम कर रहे हैं, 5 दिन कम करने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? 12 minus 10 equals to 2. तो हमें बस 2 बंदे एक्स्ट्रा हमें चाहिए होंगे इस काम को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाज. मतलब इनवर्स करा दी, डायरेक्ट तो तुम लोग करते ही रहते हो. सो फार सो गुड. सो तो नहीं गए तुम लोग?
ओके, आ जाओ पार्ट 4 पे। पार्ट 4 ये होता है कि हमारे पास रेशियोज क्या होते हैं। अभी हमने प्रोपोर्शन कर, अभी हमने स्टार्ट किया था फ्रैक्शन से। याद रखना है इस पूरे चैप्टर में टोटल फ्रैक्शन 1 होती है और बाकी जितनी भी फ्रैक्शन होती है 1 से माइनस करके आती है। फिर हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर ली और फिर हमने इनवर्स प्रोपोर्शन कर लिया। नाउ वी एट रेशियोज। एक्चुअली रेशियोज क्या होते हैं? तो अगर मैं बोलूँ ना कि भाई a अपॉन b जो है ना मेरे पास इक्वल्स टू है 2/3 के, या मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास, ऐसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मेरे पास जो एप्पल्स हैं, या नहीं, a/b करता है। a/b जो है ना मेरे पास वो इक्वल्स टू 2/3 के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लास के a/b जो है ना वो मेरे पास 2/3 है, ये भी बोल सकता हूँ। मैं उसका ये भी कह सकता हूँ कि a/b है ना दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये इक्वल्स टू है यहाँ पे। तो ये रेशियो एक्चुअली फ्रैक्शन की ही एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप फ्रैक्शन में जिस तरीके से यहाँ पे लिखते हो इसी तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करके वही चीज लिख रहे हो, सही है। पर सिर्फ इतना है कि आप लोग ये याद रखना है कि अगर जैसे मैं बोलूँ कि ए जो है वो हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एप्पल्स जो हैं और बनानास जो हैं वो मेरे पास रेशियो जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है ना उनका 2:3 पड़ा हुआ है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे पास एप्पल्स जो है ना वो 2 हैं और मेरे पास बनानास इक्वल्स टू 3 है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वी नेवर नो कि इसकी एक्चुअल अमाउंट क्या थी। हमें रेशियो में सिर्फ रेशियो ही पता होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल अमाउंट क्या थी, सही है। एक्चुअल अमाउंट क्या मतलब, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि a/b का रेशियो 2/3 नहीं, एक्चुअली में ये 4/6 हो, जो रिड्यूस करके 2/3 बना गया हो, ठीक है, क्योंकि ये कम हो सकता है ना कि 2 2s 2 3s यही बन जाएगा। सो ऐसे ये भी पॉसिबल है 4/6 होता। हो सकता है कि ये भी पॉसिबल होता कि ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20/30। एक्चुअली में एप्पल्स और बनानास मेरे पास 20 और 30 हो, यानी 20 एप्पल्स एंड 30 बनानास, लेकिन जब मैं उसको रेशियो में लिखूंगा तो मैं 2/3 लिखूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन नेवर से कि हमारे पास जो रेशियो है किसी भी चीज का वो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी डिटरमिन करता है। हम ये कभी नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं उसका रेशियो ये है, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं लेकिन ये नहीं है एटलीस्ट, सही है। तो इसका हम नोट बना लेते हैं। तुम्हारा नोट क्या होगा इसका? रेशियोज डू नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट्स, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल्स कह दो, ऑफ द ऑफ एनीथिंग, ठीक है। बस ये क्वांटिटी लिख रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो बस ये याद रखना, रेशियोज डू नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट क्वांटिटी। आ जाओ भाई, अब एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? लेट्स से कि क्वेश्चन ये बोलता है, क्या जाएगा नंबर 5। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई a रेशियो b रेशियो c जो है ना वो 3 भाई हैं। लेट्स से अल्फा ब्रावो चार्ली 3 भाई हैं, उनके पास रेशियो है 2:3:5 और उनके अब्बा जो है उनमें पैसे तकसीम कर रहे हैं 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए तकसीम कर रहे हैं और उनके पास a/b/c है जो ये इस रेशियो पे हमारे पास बन रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, अब हमें बताने के a को कितने पैसे मिलेंगे। तो उसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो ये होता है कि जो इंडिविजुअल अमाउंट होती है ना निकालने की, वो क्या होती है आपके पास? वो आपके पास होती है इंडिविजुअल रेशियो, ठीक है, अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। नाउ दिस माइट लुक डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी। क्यों? देखो इंडिविजुअल अमाउंट यानी ए की अमाउंट कितनी होगी, ए की अमाउंट आएगी, ए का रेशियो कितना है 2, तो ये आ गया 2। टोटल रेशियो कितना है 2 + 3 + 5 कितना बनेगा? सो इट वुड बी 2 + 3 + 5 इनटू टोटल अमाउंट दैट इज 1000, ये रही, सही है। दिस वुड बी व्हाट? a इक्वल्स टू 2/10 into 1000 एंड दैट इज इक्वल्स टू ₹200, यानी a की जो अमाउंट है वो 200 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम b की अमाउंट निकाल लेंगे और c की अमाउंट, b की अमाउंट कैसे आ जाएगी? b की आ जाएगी इंडिविजुअल रेशियो 3 है, टोटल रेशियो 10 है इंटू 1000, ये हो जाएगी आपके पास ₹300। और इसी तरीके से c इक्वल्स टू 5/10 into 1000 विच इज इक्वल्स टू ₹500। लेकिन IB ये पूछता नहीं है। IB जो पूछता है ना वो थोड़ा अलग सीन है। IB कहता है मतलब, यानी कि लेट्स अज्यूम कि हमने ये वर्किंग नहीं की हुई पहले,
ठीक है, ये ग्रीन वाली वर्किंग नहीं की हुई। आई में बोलेगा सम ऑफ ए एंड बी, बताओ क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी कैसे आएगा? सम ऑफ ए एंड बी कैसे आएगा कि आप टोटल रेशियो को पता है कितना 10 है, टोटल अमाउंट आपको पता है 1000 है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, नो, ऐड करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। हम लोग ए और बी की डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे, यानी 2 और 3 का टोटल रेशियो 5 है, तो 5/10 कर दो, इससे डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 500। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, यू नो कि टोटल रेशियो इज 10, टोटल अमाउंट इज 1000, आपको इंडिविजुअल रेशियो चाहिए बी एंड सी के डिफरेंस का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 - 3 हो जाएगा 2, तो 2/10 कर दो, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, देखो बी और सी का जो डिफरेंस है वो 200 ही है, सही है। तो व्हेनेवर यू आर फेस्ड विद अ क्वेश्चन जहाँ पे टोटल अमाउंट निकालनी हो, तो याद रखना कि वहाँ पे इंडिविजुअल रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट कर देना। ओके, सही है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन 5, वी हैव 0.5 के बाद अब 0.6 आ रहा है। ठीक है, 0.6 ये कहता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये है क्लास के, लेट्स जस्ट से कि इफ आई हैव ए रेशियो बी व्हिच इज 2:3 and I have B ratio C which is 4:5। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। A रेशियो B रेशियो C करने के लिए मुझे ये पता है कि मैं A/B निकालना है और मुझे C और B/C भी निकालना है, यानी कि ये सारे निकालने हैं मुझे। तो ये कब आ सकता है? जब मेरे पास B की जो अमाउंट है ना, जो इनको ज्वाइन कर रहा है उसकी अमाउंट सेम हो जाए, यानी इस B की अमाउंट जो है ना मेरे पास सेम हो जाए। अब वो कैसे होगी? वो ऐसे हो सकती है कि मैं इसका 3 और 4 है ना, इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास 12 आएगा, यानी 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल जहाँ पे 3 और 4 इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, सही भाई। अब ये क्या हो जाएगा? ये मेरा बन जाएगा 8:12, H2 भी बन गया, तो ये मेरा बन गया 12:15। नाउ आई नो कि ये जो 12 है और ये जो 12 है दोनों सेम है, ये 12 और ये वाला 12 बिल्कुल सेम है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 8:12 मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं 12:15 भी एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब नंबर सेम हो गए, 8:12 है ये रहा और 12:15 है वो ये रहा, तो दोनों चीजें हमारे पास एक साथ लिख आ गई हैं। नीचे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं ये क्या है, ये A/B/C बन गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 8:12:15। अगर क्लास क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि बताओ A/C क्या होगा डायरेक्ट, यानी B हटा ही दिया उसने, A और C पूछा है, तब भी हम क्या करेंगे? हम तब भी 8 और 15 को यहाँ से उठा लेंगे, सही है। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि भाई A/B/C है, तो इन दोनों को उठा लो, ये हो जाएगा 8:15 है ये आपका फाइनल आंसर होगा, या हो सकता है ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो व्हेनेवर यू फेस विद अ कॉमन रेशियो, जो बीच का नंबर होता है उसको सिर्फ इक्वल करना होता है, याद रखना। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके, 6 के बाद वी हैव 7 क्लास। 7 हमारे पास बताता है एक और एक चीज होती है रेशियोज के अंदर, वो ऐसी है कि इंक्रीजिंग रेशियोज या चेंजिंग रेशियोज। ठीक है, चेंजिंग रेशियोज, चेंजिंग रेशियो ऐसे आते हैं कि लेट्स जस्ट से कि क्वेश्चन ही हमें बोलता है कि भाई मेरे पास एप्पल्स और बनानास का जो रेशियो था ना, वो था मेरे पास 2:3, ये मेरे पास था। फिर क्वेश्चन ये बोलता है आई बॉट, क्या बोलेंगे, आई बॉट 5 न्यू एप्पल्स and sold 3 bananas. Yeah, I sold 1 banana. Now my ratio is 1/2. ठीक है, what were
the original quantities of apples and bananas. सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे पास ना पहले एप्पल और बनाना का रेशियो था 2/3, मैंने 5 नए एप्पल्स खरीद लिए और मैंने एक बनाना सोल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब जो मेरे पास जो रेशियो है ना वो बन गया 1/2। तो बताओ कि मेरे पास ओरिजिनली एप्पल्स और बनाना कितने थे, सही है। तो इसके अंदर याद देखो हम एप्पल्स कहाँ ऐड कर सकते हैं, जो 5 है वेयर कैन वी ऐड दिस, बिकॉज यहाँ पे चलो अगर हम आंसर लिखना भी चाहें तो हम बोलेंगे कि भाई एक रेशियो है हमारे पास एप्पल अपॉन बनाना इक्वल्स टू 2/3, ये था ओरिजिनल रेशियो। लेकिन इसमें मुझे अगर 5 न्यू एप्पल्स ऐड करने हैं तो मुझे तो ये नहीं पता था कि एप्पल्स की टोटल क्वांटिटी 2 है। एप्पल्स की तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती थी पहले, ठीक है। हमें ऊपर हमने देख पड़ा है कि रेशियो की वैल्यू 2, और हम ये बोल सकते हैं एप्पल्स और बनाना की रेशियो 2/3 है। हम ये नहीं कह सकते एप्पल्स 2 थे हमारे, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग कहाँ ये 5 ऐड करेंगे, ठीक है। सो इफ आई आस्क हु शुड आई आस्क दिस, इब्राहिम, कैन यू टेल मी व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, व्हाट कम्स टू योर माइंड कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं इब्राहिम? सर कोई नंबर्स गेस लेना पड़ेगा कि जिससे रेशियो हाफ हो जाएगा। ओके, और मुसब्बिया व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? मुसब्बिया, I don't know where Musabbia is. Ramin, what do you suggest? What can we do over here? सर 2 में भी 5 ऐड कर दें, 3 में भी 5 ऐड कर दें। वही तो मसला है रामी, 2 में 5 कैसे ऐड करूंगा? 2 मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी है एप्पल्स, 2 इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। 2 क्या है? 2 आपके पास 2/3 रेशियो है आपके पास, लेकिन एप्पल्स की क्वांटिटी 2 नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो देख रहे हैं ना, हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है। हो सकता है ये 4/6 होती, हो सकता है ये 20/30 होती, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी एक यही मेंशन्ड है और वो है ये वाली A/B। जब एप्पल्स 4 और 6 की रेशियो में थे तब भी ये 4A/B था। जब एप्पल्स 20/30 के रेशियो में थे तब भी A/B था। A/B सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, A/B जो था वैसा ही आज भी ओरिजिनल है, ठीक है। whenever we are adding or subtracting the quantity in the ratio, हम लोग नंबर्स में नहीं कर सकते, हमें अल्फाबेट्स में, वेरिएबल्स में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी मैं बोलूंगा पहले भी एप्पल्स A थे, उसमें 5 एप्पल्स ऐड हो गए, और पहले बनानास B थे, उसमें से एक एप्पल चला गया, और ये जो रेशियो एक्चुअली में क्या बन रहा है, वो ये 1/2 बन रहा है, इक्वल टू 1/2। सही है। एक पुराना रेशियो क्या हो जाएगा? पुराना रेशियो हमारे पास आ जाएगा A/B इक्वल टू 2/3। ये भी एक रेशियो था, पहले ये था, फिर क्या हुआ, +5 एप्पल्स में ऐड हो गए और एक बनाना में कम हो गया, इस वजह से रेशियो 1/2 बन गया। ये रेशियो है, अब ये भी रेशियो। सही है। दिस इज व्हाट विल हैपन, हम लोग जो प्लस और माइनस करेंगे वो अल्फाबेट्स के अंदर करेंगे, हम लोग नंबर्स में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर लो इसको, A + 5 इक्वल्स टू 1 × B -1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2A + 10 इक्वल्स टू B -1, और ये बन जाएगा 2A - B इक्वल्स टू -11। सही है। और ये आपके पास आ जाएगा 3A इक्वल्स टू 2B। सही है, ओके। उसके बाद हम इसको बस सॉल्व कर देंगे 2 इक्वेशंस, तो हमारा काम हो जाएगा। सो हम इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट बनाना होगा, जो तुम लोग कॉपी कर लो, ठीक है। और वो क्या होगा, मैं वो बढ़ा देता हूँ, we can never add or subtract, जो हमने ऊपर लिखा था, in the numbers of the ratios, ठीक है। we can only change the, we can only add,
add subtract in the variables of the ratios. ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। सही है भाई, एनीथिंग अप टिल नाउ? आ जाओ, उसके बाद 7 के बाद आप आ जाओ 8 पे। भाई ये समझ आ गया? वलीद, उजैर, रामीन, मुसब्बिहा, इब्राहिम, यू गाइस ऑल क्लियर? यस सर। ओके, वलीद, इब्राहिम को भी हो गया। ओके राइट, आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ द रेशियोज। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पार्ट। जरा मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो। आ जाओ भाई, लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8। ठीक है, पार्ट 8 ये कहता है कि हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ठीक है, ये जो है ना हमारे ये इक्वेशंस में काम करता है, यानी कि आप इसको किस तरीके से बताऊं, इसमें ना मेंशन्ड होगा। ठीक है, इसमें एक जो हेडिंग होगी ना, वी यूज दिस व्हेनेवर इट इज व्हेन द प्रोपोर्शन इज मेंशन्ड। ठीक है, हम कब यूज करेंगे दिस? वील यूज व्हेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल कम। ये दो तरीके, एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लीज साथ साथ कॉपी कर लो। ओके, तो मैं फॉन्ट बढ़ा लूं जरा, बस ये आखिरी चीज है जो इस टॉपिक की है। ओके, ये है हमारे पास, लेट्स से द क्वेश्चन इज x is directly proportional to the square of y। सही है, ये आ जाएगा। ठीक है, if x is 4 then y is 8। सही है, what is the value of x when y is 10? okay, ओके भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हमेशा, याद रखना ये। ठीक है भाई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी ये बोलता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, याद रखना, जब भी ये बोलेगा, खुद से बोल दे। पहले क्या था, पहले खुद से नहीं बता रहा था, अब जब ये खुद से बोल दे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y, तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि भाई x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ये ना प्रोपोर्शन की साइन है। अगर ये भी याद नहीं रहे तो बस ये याद रख लेना कि x इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शन की साइड इक्वल्स टू में चेंज हो जाती है ना, तो हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो हम k से डिनोट करते हैं, k y स्क्वायर। सिंपल। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो हमने ये शो कर दिया ऐसे। और प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू लगाते हैं और उसके साथ k लगा देते हैं, कि कांस्टेंट है, वो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा, और y स्क्वायर तो वैसे ही y स्क्वायर है। वी यूज दिस, ये जो दो नंबर्स उन्होंने दिए होते हैं, तो फाइंड k कैसे? x की जगह अगर y स्क्वायर y बोला हुआ है, तो आप x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यों नहीं करते? y स्क्वायर ये ना स्क्वायर ऑफ y वलीद। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, तो x की जगह हमने 4 लगा दिया, इक्वल्स टू k आ गया इंटू 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/64 हो जाएगा इक्वल्स टू k, जो क्या बन जाएगा हमारे पास? k इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड रुको, सही है, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख लूँ तुम लोगों ने, तो ये बन जाएगा भाई हमारे पास 4/64 इक्वल्स टू k, और यहाँ से k आ गया आपके पास 1/16, ये आपका कांस्टेंट आ गया। और लास्ट वैल्यू क्या है? आपको बस x फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल्स टू 1/16 y स्क्वायर, क्योंकि k 1/16 था। अब प्यारे y 10 है, तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/16 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये x बन जाएगा आपके पास 100/16 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, या उसको और शॉर्ट कर देना अगर हो जाए, सही आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो व्हेनेवर वी हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये वाली चीज तुम लोग याद रखनी है, बस जो मैं इसको यहाँ पे ये कर रहा हूँ उसके बाद तुम लोग सारा खुद ही कर लोगे, ये बस ये, ठीक है। एक सेकेंड यार, सही है भाई। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन जहां पे होगा वहां पे आपके पास x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर है बस, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से कि अनदर क्वेश्चन इज क्लास okay, x is inversely proportional to the root of y, ठीक है भाई। when x is 10 y is 25, ठीक है भाई। what is the value of x when y is 36? ओके भाई, सिंपल। राइट, अब हमें ये करना है। और भाई x is inversely proportional to the root of y कैसे लिखेंगे, जहां पे क्लास रिमेंबर के इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है कि x इनवर्स, ये प्रोपोर्शन के साइन तो वैसे ही 1/√y बन जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो जहां भी प्रोपोर्शन इस तरीके से आ जाता है हम यूं करेंगे, और ये कैसे आ जाएगा, ये शो ऐसे हो जाएगा x इक्वल्स टू k/√y, ठीक है। तो जो भी चीज प्रोपोर्शन के बाद होती है वो आपकी अपॉन में आ जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन दीज क्वेश्चन जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाए बस ये, बाकी चीजें वैसी सेम है जैसे पहले की थी। उसमें क्या है कि भाई x की जगह आप 10 रख दो, इक्वल्स टू k/√25 कर दो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, वहां जाके 50 बन जाएगा, यानी k इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। जब k 50 आ गया तो आपको ये x भी निकाल लगे, तो ये x क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50/√y, यानी x इक्वल्स टू 50/√36, और ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 50/6 एज द फाइनल आंसर, ठीक है। बस तुम लोग को एक चीज अपने पास यहाँ ये एक चीज लिख लो कि जहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन आए वहां पे इस तरीके से शो करना है, और जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाए वहां पे सामने सामने शो करना है, बस और कोई चीज नहीं है। तो दिस वाज पार्ट ए, दिस वाज पार्ट बी। ये तुम लोग का पूरा रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग के पास कुछ नहीं आ रहा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अब जो हम लोग को जो क्वेश्चन करने हैं उस पर आ जाते हैं। तो ये एवरीथिंग क्लियर क्लास? आई होप कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछ लो, मैं क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सर ये लास्ट का स्टेप बता दें जो आपने अभी बोला है कि इनवर्स में ऐसे और ये। तो जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना, लेट जस्ट से कि उज़ैर बेटा यहाँ पे ना लेट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर होता तो मैं क्या बोलता, मैं कहता x इज इक्वल्स टू k/√y। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैं आमने सामने ले आता चीजों को, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। वहां पे मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, k आ जाएगा अपॉन √y, यानी कि या इसको ऐसे रख लो k मल्टीप्लाइड पे 1/, यानी कि जो आगे जो वैल्यू होती है ना, जो प्रोपोर्शन के आगे वाली वैल्यू है वो 1/, पे आ जाती है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में वो 1/, हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, वो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो ऐसे करते, लेकिन अभी इनवर्स प्रोपोर्शन है तो अभी हमने ऐसे किया हुआ है, ओके। नाउ वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स रिमेनिंग अंटिल द क्लास एंड्स। सो आ जाओ भाई यहाँ रेशियोज पे। देखो तुम लोगों का जो होमवर्क होगा ना, वो होमवर्क है यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तुम्हारे पास है 37 तक हो, नहीं 37 तो मिक्सचर से 35 तक होगा, ठीक है। 1 till 35। हमें पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ी बहुत ग्रिप भी आ जाए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर
सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, इजीएस्ट वन फर्स्ट, ठीक है। अ मोशन वाज पास्ड बाय अ वोट ऑफ 5:3, ठीक है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द वोट्स कास्ट वर इन द फेवर ऑफ द मोशन? क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड। ठीक है, वो कह रहे हैं मोशन वाज पास बाय अ वोट ऑफ 5:3, यानी वो पास हो गया, ठीक है। असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन था, वो पास हो गया 5:3 से। अब फेवर में कितने आएंगे, तो हम रेशियो कैसे लिखेंगे, अपॉन तो टोटल आना चाहिए ना, तो टोटल 5 और 3 ऐड करके लिखेंगे, यानी 8 हो जाएगा। और इंडिविजुअल कितना होगा, 5 जो पास, उसमें पास हुआ है, तो ये हैं जो फेवर में गए थे। और अगेंस्ट में कितने गए थे, 3/8 तो अगेंस्ट में गए थे, ठीक है। दिस वर अगेंस्ट एंड दिस वर इन फेवर। सिंपल रेशियो के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अगर हम इंक्रीज कर दें इसका, बंद कर दो, ठीक है। लेट्स से ये वाला यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, a bag of rice, ठीक है, is sufficient for a family for 9 days. तो अब क्या है, a group of 3 people join them for an indefinite period. How many days the bag of rice will feed all of them? Blah blah blah. सही। अब क्या है कि एक या तो बैग ऑफ राइस है या तो बैग है, एंड देन यू हैव पीपल, ठीक है, यानी फैमिली। तो कह रहे हैं कि एक बैग जो है ना, इट्स सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 6 for 9 days. अच्छा, बैग तो एक ही है, तो डेज एंड पीपल है, वी हैव डेज एंड पीपल, we have days and we have people. So days are what, 6 for 9 days, so people 6, days are 9. वो कह रहे हैं a group of 3 people join them for an indefinite period, यानी कि ये जो people हैं 6 से 9 हो गए हैं। How many days the bag of rice will feed, यानी कितने दिन तक वो बैग ऑफ राइस चलेगा। अब हमें ये पता है क्लास, अगर हम पीपल बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे उस बैग जितना चलेगा, और अगर हम बंदे कम कर देंगे तो वो बैग बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा दिन तक चलेगा। सही है, बिकॉज कम लोग खाएंगे तो ज्यादा दिन तक बैग चलेगा, ज्यादा लोग खाएंगे तो बैग जल्दी खत्म हो जाएगा। सो क्योंकि ये ऑपोजिट बिहेवियर है, तो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 9x। ये 9 इस 9 के साथ कट जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 6 डेज, यानी 6 डेज रह जाएगा हमारे पास आंसर। कि अगर 3 लोग एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो हमारा जो बैग है वो सिर्फ 6 दिन तक चल पाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास नंबर 13 के बाद है ऑलराइट, कम टू दिस। ये तो तुम लोग करना खुद से, ये भी हो जाएगा। या एक क्वेश्चन कराना था इम्पोर्टेंट, कहाँ चले गए समझ नहीं आ रहा। ओके, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 class, and then we'll do 26 and that's it. All the way 24. All right class, so this is 24. By the way, question says a bag contains mangoes that are either green or yellow. The ratio of green yani G to the yellow is 3/5. When 2 green mangoes are removed, यानी कि क्या हो गया, अब 2 green mangoes हटाए जा रहे हैं। हम कहाँ से हटाएंगे, 3 से और 5 से तो नहीं हटा सकते, तो उज़ैर हम लोग बताओ 2 green mangoes कहाँ से हटाएंगे।
सर जी में से माइनस कर सकते हैं क्योंकि उनमें से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा आपके पास g -2 हो जाएगा बिकॉज दो क्या हो रहा है व्हेन 2 ग्रीन मैंगोज आर रिमूव्ड एंड 10 येलो मैंगोज आर एडेड, मतलब y में +10 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो ऑफ 2:5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने, यानी ये बन जाएगा 5g = 3y और ये बन जाएगा आपके पास 5g - 10 = 2y + 20। ओके सही है भाई, और इसको बस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सही है, सिंपल, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इसको आप सॉल्व कर लेगा। जैसे भी 5g की जगह वैसे 3y यहाँ सब्स्टिट्यूट सबसे आसान है और वो हो जाएगा। ओके एंड द लास्ट वन आफ्टर 24 इज 26। The ratio of A to B is A:8, यानी A/B का जो रेशियो है वो आपके पास क्या है, A/8 है। And the ratio of B to C, यानी B/C का जो रेशियो है वो 12/c है। If the ratio of A to C is 2:1, यानी A/C is equals to 2/1, then what is the ratio of A to C? ठीक है, अब ये बहुत कंफ्यूजिंग जो लग रहा है, एक्चुअली में बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। ये देखो कि सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखो, A/B यहाँ पे क्या है, A/8 है, फिर ये क्या है, B/C जो है वो क्या है, 12/C है, और फिर वो बोल दिए रहे हैं कि आपका जो A/C है वो आपके पास 2:1 है। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, A/C एक्चुअली में कैसे बना होगा, पहले A/B/C बना होगा, फिर उनको इसको लेकर आए होंगे, यानी कि कॉमन रेशियो जो है वो वाला केस है, यानी ये 8 है और ये 12 है, तो इसको हम लोग 8 और 12 का सबसे करीबी नंबर एलसीएम में 24 होगा। देखो 8 3 24, 12 2 24, वरना एलसीएम लेके भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, ये बन जाएगा आपके पास 3A/24, ये बन जाएगा 24/2c। ये क्या है, A/B है, ये B/C, तो A/B/C यहाँ कैसे बन जाएगा, 3A/24/2c। ठीक है, अब क्या है आपके पास, आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, तो आपने क्या बोला, यहाँ से आपने बोला कि भाई A/C, यहाँ से क्या गिवन है, 3A/2c आ रहा है, और यहाँ से ये आ रहा है। हम बस ये सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि A/C क्या क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2/1 और इधर से क्या आ रहा है, 3A/2c। ठीक है, 2 को वहां ले जाओ, 3 को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4/3 = A/C। और यही चीज उन्होंने पूछी हुई है कि रेशियो ऑफ स्मॉल ए टू स्मॉल सी क्या है, तो वो आपके पास 4:3 आ जाएगा कि भाई A/C 4:3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सही है गाइस, ऑल गुड, कोई मसला नहीं है, ऑलराइट। चलो अब तुम लोग, हम इंशाल्लाह कब मिलेंगे, हम लोग सैटरडे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोगों का जो होमवर्क है क्लास, वो बिल्कुल बहुत सादा सा होमवर्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, 1 से लेके तुम लोगों को 36 तक क्वेश्चंस करने हैं, विच इज़ नॉट दैट मच एंड यू गाइस कैन इजीली डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 36 ओनली। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, आज का भी रिकॉर्डेड था, तो वो हो जाएगा। ओके, एंड प्लीज़ मेक श्योर या तुम लोग अपना होमवर्क कर लो, या होमवर्क मिस करोगे ना तो आगे मसला हो जाएगा यार, वो नहीं करो। ठीक है, ओके, रामीन अपना होमवर्क भेज देना मुझे, तुमने नहीं भेजा होगा। ओके, तो गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।